बिल्कुल ये मानी हुई बात है। रिसर्च भी अब कहती है कि बच्चे को जब वो अपनी रहम मादर में आता है उस वक्त से ही उसमें लर्निंग की जो एबिलिटी है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, और माओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है वेस्टर्न माशरे में उन दिनों में। और हमारे माशरे में भी ज़रूरत है कि हमें भी ये अवेयरनेस हो, क्योंकि हमारी मदर्स को इस चीज़ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी माओं को खुद पता नहीं होगा कि वो कितने एक इम्पॉर्टेंट फरीज़ा अंजाम देने जा रही हैं और उनसे एक नई नस्ल वाबस्ता है, वो फ्यूचर को पैदा करने जा रही हैं, और हमने इस फ्यूचर की फॉर्मेशन करनी है, उसकी डेवलपमेंट करनी है। तो उसके लिए फिर उनको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। खाली जैसे बिल्कुल केयरलेस तरीके से उसको 5 साल तक, हम लोग 5 साल तक तो हम इग्नोर कर देते हैं ना। हमारे माशरे में क्या होता है, मैं इवन अपने ये गाँव में भी देखती हूँ कि 4-5 साल तक बच्चे विदाउट कपड़ों के, विदाउट सॉक्स, जूते, विदाउट इस तरह ऐसे केयरलेस अंदाज में वो फिर रहे होते हैं गलियों कूचों में, कि जैसे उनकी माओं ने बिल्कुल पैदा करके छोड़ दिया हुआ होता है। जबकि रिसर्च कहती है कि 1000 डेज ऑफ एनी चाइल्ड डिसाइड अबाउट हिज और हर फ्यूचर लाइफ। साइंस कहती है कि बच्चा, देखें आप, ये आपके सामने तस्वीर आ रही है कि जिसके अंदर ये 9 माह का बच्चा, जिसमें मतलब 9 माह से माइनस है, यानी 0 डेज। आप देख रहे हैं ना तस्वीर में, आपको नजर आ रहा है कि 0 डेज से लेकर 100 दिनों तक, जब तक उसकी फॉर्मेशन हो रही है, बॉडी की ग्रोथ आप देखते जाएं, और फिर 200 डेज, 300 डेज, इन तमाम दिनों का पूरा लिटरेचर अवेलेबल है कि बच्चे की लर्निंग कितनी रैपिडली हो रही होती है। और वो लर्निंग कौन सी है, जो उसकी माँ की सराउंडिंग में उसकी आवाज़ों से उसको पता चल रही है। जो इमोशनल, माँ की इमोशनल कंडीशंस हैं वो भी बच्चे के अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं, और उसकी लर्निंग हो रही है उनके साथ साथ। 400 डेज, 500 डेज, ये सारे के सारे डेज वाइज बताया गया है कि पूरे 1000 डेज में जब बच्चा ये 2 इयर्स का होता है, तो वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी अपनी उसकी फ्यूचर साजी अगर आप कहें ना, तो वो उसकी मंसूबाबंदी हो चुकी होती है, उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। अब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है या बुरी है, वो फॉर्म हो गई है। अब 2-3 साल के बाद जब वो स्कूल में आता है, तो आप समझ लें कि वो अपने अंदर उसकी जो क्वालिटीज पैदा होनी थी वो मुकम्मल है। हमने अब उनको सिर्फ या पॉलिश करना है, अगर बिगड़ा हुआ आया है तो हमने उसको फिक्स करना है, ठीक करना है। How first 1000 days of your child decide about his or her future? कि देख लें 270 डेज, इसमें उन्होंने डेज को बाइफरकेट करके बताया है कि 270 डेज प्रेगनेंसी के बन जाते हैं, फिर 365 डेज पहले साल में जो उसकी फॉर्मेशन हो रही है, और ईयर 2 के 365 डेज, और फर्स्ट 1000 डेज। ये तमाम अगर मिला दें तो ये पहले जो यानी 2 साल हैं वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पहले हम समझते थे कि जी पहले 6 साल इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अब साइंस जो है वो आपको कह रही है कि पैदा होने से भी पहले ये सफ़र शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें अपनी माओं को भी ट्रेंड करने की ज़रूरत है। तो इसके जब हमारे पास जब बच्चा आता है ईसी रूम में या ईसी क्लासरूम की अगर हम बात करते हैं, तो 2-2.5 साल का या 3 साल का बच्चा हमारे पास आता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको एक ऐसा रूम दिया जाए या ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए कि जहाँ पर वो अपनी जो उसकी ज़बानदानी की जो महारतें हैं, जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट है, जो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट है, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी, उसके ऊपर वर्क किया जा सके। उसको एक बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, बड़ा सपोर्टिव एनवायरनमेंट उसे चाहिए होता है, और ये एनवायरनमेंट उसे अपने घर से ही मिलना चाहिए। जब वो पैदा होता है उसके बाद इस तमाम चीज़ें, उसकी एजुकेशन को प्रमोट और सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट उससे मिलना चाहिए। तब हमें एक ऐसा बच्चा हासिल होगा इंशाल्लाह ताला कि जो पूरी तरह से वेल कंपोज्ड होगा, और उसकी पर्सनैलिटी में कोई हमें ड्रॉबैक नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले तो हम कहते थे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, लेकिन अब जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट आ रही है, मजीद स्टडीज हो रही हैं, तो जब ये पता चला कि जी पहले 1000 डेज भी इतने इम्पोर्टेंट हैं बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए, तो फिर अब इसका नाम रख दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसको ECCE कहते हैं। ठीक है, पहले सिर्फ ECE था, लेकिन अब ये ECCE है,
अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। जैसे कि आपने खुद से इसको असेस कर लिया है कि जब हम अब ये जान गए हैं, पहले तो हम कहते थे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कि हमारे पास एक चाइल्ड आता था, बच्चा आता था जो कि 5-6 साल का होता था और हम उसको एजुकेट करते थे। लेकिन अब रिसर्च जिस तरफ जा रही है और जिस तरफ हमें उसका एक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि बच्चे जो हैं वो तो माँ के पेट के अंदर से ही उनकी लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारे पास जब तक वो आएंगे तो उस वक्त तक तो उनकी फॉर्मेटिव ईयर्स उनके चल रहे होते हैं और हमारे पास जितना जल्दी आ जाए बच्चा उसको उतना ही उसके लिए फायदा होता है। इसीलिए 2.5-3 साल का बच्चा जो थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उस बच्चे को आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो ये प्राइवेट इदारे भी हैं वहाँ पर जो मॉन्टेसरीज बनी हुई है वहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे 3-3 साल के 2.5 साल के बच्चों को वो ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये होना चाहिए कि जहाँ पर भी कहीं पर मदर्स एक्सपेक्टिंग हो उनको प्रॉपर अवेयरनेस दी जाए, उन्हें सेंसिटाइज किया जाए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप अपने बच्चे को डे 1 से उसकी निगहदाश्त के ऊपर तो तवज्जो देंगी ही फिजिकल, लेकिन उसकी लर्निंग के लिए आपको स्पेशल कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। आप उसके सामने तलावत लगाएं, आप खुद पढ़ें, उसको वीडियोस वगैरह ऐसी लगाएं कि जिससे हालांकि उस पर बच्चे की नज़र का इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़्यादा लिसनिंग की तरफ फोकस है कि कैलकुलेशंस वगैरह उसके सामने करें और थोड़ा और वो सेंसेबल हो तो फिर उसको पिक्चर्स वगैरह ऐसी दिखाएं कि जिसकी तरफ वो मोटिवेट हो। जो भी स्पेशल जैसे हम इस्लाम की तरफ मोटिवेट करना चाहते हैं तो दीन के हवाले से हम पिक्चर्स वगैरह अपनी सराउंडिंग में लगा सकते हैं कि जिस माहौल में बच्चा रहेगा वो हर वक्त देखेगा तो वो चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में एब्जॉर्ब होती जाएंगी, उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगी। तो केयर एजुकेशन अब हम इसीलिए इसको कहते हैं कि जब इतना छोटा बच्चा 2.5-3 साल का आ जाता है हमारे पास तो ये अब केयर एजुकेशन में तब्दील हो चुका हुआ है क्योंकि हमें बच्चों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए उनकी केयर भी बहुत ज़रूरी है, जैसे एक मदर करती है वैसा माहौल उनको देना। तो इसलिए हमने इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कह दिया, इसका नाम ये बन गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? पॉजिटिव केयर गिविंग कि बच्चे को बेहतरीन केयर गिविंग मुहैया की जाए, हेल्थ और न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाए, उसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, जैसे मदर्स के साथ आपका ज़ाहिर कोऑर्डिनेशन होती है, वो बच्चों के फीडर्स वगैरह प्रोवाइड कर देती हैं, उनके पैम्पर्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देती हैं समटाइम्स। चाइल्ड प्रोटेक्शन, बच्चे की हिफाजत, ज़ाहिर एक छोटा बच्चा इतना काबिल नहीं होता कि वो अपनी हिफाजत कर सके, तो बच्चे की प्रोटेक्शन को इंश्योर करना ये भी ज़ाहिर है कि उस इदारे का काम है। और फिर उसकी अर्ली एजुकेशन, अब इसमें जो एजुकेशन है उसके 3 हिस्से हैं। तो फिजिकल है जी, इसमें अगर हम बात करें अर्ली एजुकेशन जब हमने बच्चे की करनी है तो उसमें फिजिकल में 2 हिस्से हैं फिजिकल ग्रोथ के, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, एक फाइन मोटर स्किल्स हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं उसके अंदर आपकी ओवरऑल जो आपके लिम्स हैं, हाथ बाजू टांगे, बच्चों का जंप करना, एक्टिव रहना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, वो सब शामिल होते हैं। और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उसके अंदर जो बिल्कुल बारीक बीनी जिसको आप कहते हैं कि नज़र से कोई फिंगर्स को यूज़ करना, हाथों की मदद से छोटे छोटे एक्शंस परफॉर्म करवाना, जिससे उनकी फाइन मोटर जो पेचीदा उनकी मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। इन दोनों के ऊपर काम किया जाता है इसी रूम में या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। उसके बाद इनकी कोग्निटिव डोमेन आ जाता है जिसके अंदर उनकी ज़हनी सलाहियतों को हम जिला बख्शने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनके लिंग्विस्टिक्स हैं, लैंग्वेज कम्युनिकेशन के उनको उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानदानी की जो महारतें हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उनकी सोशल और इमोशनल जो उनका बिहेवियर है, जो सेल्फ रेगुलेशन है, उसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो बच्चों को क्लीनलीनेस की तरबियत दी जाती है, उनको अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करनी है, तो अपने जज्बात पे कैसे काबू पाना है, सोशलाइज कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का हिस्सा होती है। जी, एक बड़ी मशहूर बात है कि इट इज़ ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर ब्रोकन मैन, कि अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा या ऐसा केस आता है कि जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो बिल्कुल अनअटेंडेड बच्चे होते हैं उनके अंदर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो चुकी होती हैं जो कि क्योंकि शख्सियत तो उनकी बन चुकी होती है जब वो आते हैं हमारे पास 4-5 साल तक,
तो ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे किसी बच्चे को रिपेयर करना। या रिपेयर का वर्ड यूज हुआ है कि हम लोग, जाहिर है कि हमने रिपेयर ही करना है ना उसको, कि जब एक बच्चा खराब हालत में हमारे पास आ गया जिसके अंदर ऐसे इश्यूज हैं कि जिनको हमने अब रिपेयर करना है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये बेहतर नहीं है कि हम उसकी शुरू से डे 1 से ही उसकी केयर करें। ये ऐसे ही ना ठीक है जी। जैसे नई तो इमारत अब बनानी हो तो आसान है, और बनी हुई इमारत में उसमें तोड़ फोड़ जाए, उसको उसकी मरम्मत वगैरह करना, उसको नए तरह से, वो ज़्यादा मुश्किल है। जी नई इमारत बनाना ज़्यादा जी आसान है। बिल्कुल आप सही है जी। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि जी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वो एफर्ट्स हैं, वो कोशिशें हैं कि जिनकी वजह से चाइल्ड लर्न्स टू हैंडल एवर मोर डिफिकल्ट लेवल्स ऑफ मूविंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, फीलिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स। कि बच्चे को हम ये तमाम एक्शंस जो हैं ये एक जगह पर बताते हैं, सिखाते हैं, जो उसकी जो ताकत है उससे ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर है कि एक बच्चा, बिल्कुल आपको पता है कि इंसानी बच्चा, उसको संभालना एक अच्छा खासा एक मुश्किल टास्क होता है, एक चैलेंज होता है। तो उसकी मूवमेंट, उसको सोचना सिखाना, उसको बोलना सिखाना, उसकी फीलिंग को सही डायरेक्शन पे लेके जाना और दूसरों के साथ कैसे रहना है, ये सारा कुछ उसको बताने के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की जाती है। each child is unique at birth, growing and developing at an individual rate. हर बच्चे के अंदर आपको पता है कि अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग उसकी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। तो हमने उसकी अच्छी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और बुरी चीज़ों को फिक्स करना है। तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर की प्रिंसिपल्स क्या हैं कि मच ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न, दे लर्न व्हेन दे आर एट वेरी यंग एज। जब वो 2 साल से भी कम उम्र के होते हैं तो वो चीज़ें सीख रहे होते हैं एट मैक्सिमम स्पीड। आपको पता है कि जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी लर्निंग की जो स्पीड है वो कम होती जाती है, और 6 साल की उम्र तक हम मैक्सिमम लर्निंग स्पीड में होते हैं। जितना आप सिखा सकते हैं, मोर कहते हैं एक स्पॉन्ज की तरह होता है बच्चा। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, आप उसको पानी में डिप करें, वो 1 सेकंड में गीला ऐसे हो जाएगा, पानी जितना भी होगा गिलास में या किसी बर्तन में उसको अपने अंदर खींच लेता है। एग्जैक्टली सेम वे 6 इयर्स की एज जो है ना वो लास्ट है, वो लिमिट है। मतलब अंडर 2 इयर्स तो आपको डॉक्यूमेंटेड मिलता है कि जी अंडर 2 इयर्स तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन 6 इयर्स तक रिसर्च बताती है कि 6 इयर्स के बाद आपकी जो स्पीड है लर्निंग की वो डे बाय डे स्लो डाउन होती जाती है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे ना टीम्स को सीखने की, तो आप में से कुछ जो हमारे साथी हैं उन्होंने कहा कि जी अब हमसे नहीं सीखा जाता, वी आर नो मोर इंटरेस्टेड। तो सेम वे जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं तो आपकी जो लर्निंग की एक जो मोटिवेशन है वो भी कम हो जाती है और लर्निंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। तो 6 साल तक आप उसको जितना सिखाएंगे वो बेहतरीन अंदाज से सीख सकता है और सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। कंसिस्टेंट लविंग अटेंशन फ्रॉम एटलीस्ट 1 पर्सन, बच्चे का हक है कि उसको प्यार करें, उससे मोहब्बत से पेश आएँ, उसको अटेंशन दें। जिन बच्चों को अटेंशन नहीं मिलती उनकी शख्सियत में कमजोरियां और झोल रह जाते हैं। बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर जितनी भी हम चीज़ें उनकी तरबियत के लिए रखें, उनकी नॉलेज के लिए रखें, वो सब सेफ हों। ये हमने इंश्योर करना होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कि हमने जितनी भी चीज़ें रखी हैं, चेयर्स रखी हैं, टूल्स रखे हैं, टॉयज रखे हैं, वो सब के सब सेफ होने चाहिए। किसी का कोना ऐसा ना हो कि किसी को चुभ जाए, या इतना छोटा कोई आर्टिकल ना हो कि वो बच्चा निगल ले। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी होती है। लर्न बाय प्लेइंग एंड ट्राइंग थिंग्स आउट, कि चीज़ों को खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। ज़ाहिर है इतने छोटे बच्चों को हम ऐसे लिटरेचर तो नहीं पढ़ा सकते, तो खेल खेल में उनकी कॉन्सेप्ट साजी भी होती जाए और वो सीखते भी जाएं। बाय ऑब्जर्विंग एंड कॉपीइंग व्हाट अदर्स डू, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं, एक्शन से सिखाएं। जो उन्हें सिखाना चाह रहे हैं वो खुद करें और वो बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं। फिर बात आती है मेल न्यूट्रिशन की। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? खुराक की कमी। और कुछ उन बच्चों के साथ ऐसा भी मामला होता है कि उनको मेल न्यूट्रिशन भी होती है, खुराक की भी कमी होती है, जिसकी वजह से
इर्रिवर्सिबल डैमेज होता है बच्चों के ब्रेन में। ये 3 साल के बच्चे का आपको तस्वीर दिखाई गई है कि जिसमें एक 3 साल का बच्चा है जो कि नॉर्मल है, जो कि हेल्थी है, जिसकी खुराक वगैरह भी ठीक है, उसको इमोशनली भी सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला हुआ है, घर में प्यार मोहब्बत है हर तरफ से, खुराक की भी कोई कमी नहीं है, तो वो उसका दिमाग का साइज देखें। और सेम उसके साथ दूसरा दिमाग पड़ा हुआ है जहाँ पर एक्सट्रीम नेग्लेक्ट है, बच्चे की 3 साल की उम्र है इसकी भी, लेकिन खुराक की भी कमी है, प्यार मोहब्बत की भी कमी है, अटेंशन की भी कमी है। तो इन दोनों के साइजेस में आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे का दिमाग जो है वो पहले 1000 डेज के अंदर किस तरीके से फॉर्म होता है। तो 3 साल की उम्र तक एक बच्चा जो है उसका दिमाग 80% ऑफ एडल्ट साइज में तब्दील हो जाता है। यानी 3 साल की उम्र में बच्चे का दिमाग 80% तकरीबन जितना एक एडल्ट का दिमाग होता है ना, वो 3 साल के बच्चे का बन चुका होता है। The quality of experiences during the first 1000 days of life establish either a strong or fragile foundation for everything that follows. कि जो कुछ भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं 3 साल के अंदर, वो उसके तकरीबन समझ लें कि 80% उसकी अगली जिंदगी को बता देते हैं, उसकी एक आपके लिए शक्ल बता देते हैं कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, ये उसकी जिंदगी कैसी गुजरेगी। अब ये आपके सामने पिक्चर है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि ब्रेन सेल कनेक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। आप सबको पता है कि हर एक के दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेल्स होते हैं, जो कि आगे आपके मैसेजेस कन्वे करते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, लिंक अप होते जाते हैं, वो दोबारा अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आ सकते। आप देख रहे हैं आपके सामने ये शक्लें हैं कि न्यूबॉर्न बेबी का दिमाग कैसा है और एडल्ट का दिमाग कैसा है। नजर आ रहा है ना आप सबको कि एडल्ट दिमाग में बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको आप फिक्स नहीं कर सकते, वो जिस कंडीशन में अब हो चुका है अब वो हो गया है, और वो इर्रिवर्सिबल लॉस होता है शख्सियत। Why does it matter that a child has a healthy first 1000 days of life? इसमें हमें क्यों ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो हेल्थी डेज ले अपनी ज़िंदगी के पहले 2 सालों में, क्योंकि इसमें इसका लेस चांस है कि उसको कोई मेंटल या बिहेवियरल हेल्थ प्रॉब्लम होगी, उसका बैड कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होगा जिसकी वजह से उसको कोई बैड इफेक्ट हो उसके दिमाग में। अगर उसका हेल्थी गुजरता है ये 2 साल का स्पैन, तो ये उसको ओवर टाइम उसको इशू नहीं बनेगा उसकी ज़िंदगी में। एकेडमिक और सोशल उसकी बेहतरी होगी, प्रॉपर तरीके से वो मेच्योर होगा अगली ज़िंदगी में। फ्यूअर कॉस्ट एसोसिएटेड विद इलनेस, बीमार कम पड़ेगा। ग्रेटर एकेडमिक एंड वर्क प्रॉस्पेक्ट्स, जब बीमार कम होगा तो एकेडमिक्स में भी अच्छा करेगा, यानी उसका फ्यूचर सारा डिपेंड करता है इन अर्ली डेज में। अब एज ए पेरेंट और गार्जियन हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे जो चाइल्ड का ब्रेन है वो पहले 3 सालों में फॉर्म हो जाता है, तो वी नीड टू प्रोवाइड देम अ हेल्थी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कि उसके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस घर में हैं वो बेहतरीन हो। और आपको पता है ऐसे बच्चे जो हैं वो सारी ज़िंदगी अंडर कॉन्फिडेंस रहते हैं, वो फेस नहीं कर सकते दुनिया को, उनके अंदर ऐसी जज्बाती कमियां और ऐसी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं कि वो बड़े होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये ऐसी लाइफ लॉन्ग उनको ज़रबें लगती हैं उनकी शख्सियत पे कि जो सारी ज़िंदगी वो इरिवर्सिबल होती हैं, क्योंकि वो टाइम तो वापस नहीं आ सकता ना। तो उन्हें जो अर्ली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो खुशगवार देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जितने खुशगवार आप उसको बच्चे को अपने घर में माहौल देंगे वो उतना ज़्यादा अपनी जो स्कूलिंग है वो बेहतरीन तरीके से कर पाए। न्यू बॉर्न जब पैदा होता है उसकी जो हैंडलिंग है, उसके साथ खेलें, उसके साथ पढ़ें, स्टोरी सुनाएं उसे, ताकि उसकी जो लिसनिंग है वो इम्प्रूव हो। उसके अलावा फादर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फादर्स हैं वो भी अपने बच्चे की जो शख्सियत साजी है उसमें बहुत मेजर रोल अदा करते हैं, और कहते हैं कि जिस बच्चे के फादर ने उस पर ज़्यादा तवज्जो दी होती है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उससे बड़ी सिक्योरिटी फील होती है अपने फादर के साथ। उसके अलावा
अलावा बच्चे को चाइल्ड केयर की जो बेनिफिट्स हैं ये फादर्स को भी पता होना चाहिए। जितना ये मदर्स के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही फादर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब एक और बच्चों की शख्सियत का एक बड़ा एक कंपोनेंट होता है कि वो रोते हैं। तो लिंग्विस्टिक जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि जो रोना है वो बच्चे की ज़बानदानी की पहली शक्ल है। बच्चा जो है वो ज़बान जब बोलना शुरू करता है ना, तो ये सबसे पहले उसकी ज़बान होती है जब वो रोता है। जब उसे फूड चाहिए होती है तो वो रोता है, जब उसे कोई ज़रूरत महसूस हो रही है, उसको डायपर चेंज करना है तो अब भी वो रोता है। तो उसके रोने को भी हमें वो पर्पसफुल रोना होता है। और इसके अलावा जब वो खतरे में होता है, कहीं से उसको डर लग रहा होता है, वो तब रोता है। तो उसके अलावा जब वो सोना चाह रहा है वो तब भी रोता है। डिलीवरी के सून आफ्टर जब बच्चे की बर्थ होती है ना जी, तो रोना शर्त है। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना वो कहते हैं अगर वो बच्चा बर्थ के सून आफ्टर नहीं रोता है तो उसमें कोई ना कोई जो है ना वो एबनॉर्मैलिटी होती है। जी बिल्कुल। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये हमारी अवेयरनेस है ना। हम लोग हर चीज़ देखें, अल्लाह ताला की पैदा की हुई हर चीज़ पर्पसफुल है। जो रोना है ये भी पर्पसफुल है कि दीज क्राइज आर द बेबीज फर्स्ट लैंग्वेज स्किल्स। हम लोग चुप करा देते हैं कि जी बच्चा रो रहा है इसको चुप करा दो फौरन। लेकिन बहरहाल ये जो रोना है ये नहीं है कि बच्चा रोता ही रहे हर वक्त, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे रोते हैं ना तो ये उनकी एक ज़बान होती है, वो लैंग्वेज है उनकी। वो रो के बताते हैं, हम तो कह के बताते हैं जी मुझे भूख लगी है, बच्चे रो के बताते हैं। बच्चा जितना रोता है उसके लंग्स में ताकत आती है, लंग्स उसके मजबूत होते हैं रोने से। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रो के बताएंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए। और आपको पता है ना, लोग कहते हैं कि माओ को समझ आ रही होती है कि बच्चा क्या चाह रहा है, कि वो उसकी एक ज़बान है जो लैंग्वेज चल रही होती है माँ और बच्चे के दरमियान। और एक और रिसर्च कहती है कि आप जितना पेरेंट्स टॉकेटिव होते हैं ना, बच्चे जितने ज़्यादा माँ बाप बातें करते हैं उनका बच्चा उतना ज़्यादा एकेडमिकली वेल करता है, एक्सेल करता है अपनी ज़िंदगी में। और ये भी एक रिसर्च है कि हमारे जो माएँ ख़ास तौर पर बच्चों के साथ, आपको पता है कि वो गोद में उठा के उनसे बात करती रहती हैं, तुमने ऐसे किया, तुमने ये किया। हालांकि वो बिल्कुल छोटा बच्चा देख रहा होता है, उसे नहीं समझ आ रही होती क्या कह रही है, लेकिन वो जो उसके साथ हम कलाम हो रही होती है ना, वो भी बच्चे की लर्निंग बढ़ाता है और वो बच्चे एकेडमिकली बिल्कुल एस करते हैं। Even disadvantages attributed to socio-economic status can be overcome। अगर बच्चे में कोई इशू भी हो तो ये टॉकेटिव पेरेंट्स जो हैं वो उसको उसकी शख्सियत में पॉजिटिव इफेक्ट लाते हैं। तो ये हार्ट एंड रिस्ले स्टडी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने ये बात की कि जितने ज़्यादा पेरेंट्स ने बच्चों से बातें की हुई थी, द फास्टर द चिल्ड्रंस वोकैबुलरीज वर ग्रोइंग एंड द हायर द चिल्ड्रंस IQ टेस्ट स्कोर्स एट एज 3 एंड लेटर। अब उन्होंने ये स्टडी की, देखें उन्होंने बहुत सारे पेरेंट्स को अपना मतलब उन्होंने स्टडी के लिए सिलेक्ट किया और उसके बाद वो उनकी पॉपुलेशन थे, उन्होंने उनके ऊपर रिसर्च की कि जी कुछ ने ज़्यादा बातें की, कुछ ने कम की। तो उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि जिन पेरेंट्स ने ज़्यादा बातें की थी अपने बच्चों से, उनके बच्चों ने ज़्यादा जल्दी सीखा, उनकी लर्निंग ज़्यादा हुई, उनकी वोकैबुलरी ज़्यादा थी, उनका अल्फाज का ज़ख़ीरा ज़्यादा था और उनकी IQ भी बेहतर थी और 3 साल की उम्र में। तो टॉकेटिव पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चों ने 45 मिलियन वर्ड्स सीखे अपने ज़िंदगी के पहले 4 सालों में। ज़ाहिर है वो सीखते हैं, लर्निंग उनकी सुनने से ही हो रही है ना। तो ये बच्चों को आप स्टोरी सुनाएं और ये बहुत ज़बरदस्त एक एक्टिविटी होती है कि छोटे बच्चों को आप स्टोरीज़ के ज़रिए उसकी वोकैबुलरी इन्हांस करते हैं। तो इसकी तरह इससे बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ती है और वो उनके सब कॉन्शियस में वो चीज़ें पड़ी रहती हैं। और कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी कहती है कि वो चीज़ें जब सूनर लेटर इन लाइफ वो बच्चा कहीं से भी वो उससे मिलती जुलती इंफॉर्मेशन लेता है तो उसको रिलेट करता है और वो उससे कनेक्ट हो जाती है और उसकी इंफॉर्मेशन मज़ीद पुख्ता हो जाती है।